numerical based on balancing of a body at center of mass। बेटा इसके लिए एक बेसिक चीज पहले समझ लो। ये बताइए, एक स्केल को अगर हमें बैलेंस करना हो तो किस पॉइंट पे वो बैलेंस होगा? मिड पॉइंट पे। स्केल कहां बैलेंस होगा? अपने मिड पॉइंट पे, क्योंकि स्केल एक यूनिफॉर्म फिगर है। जैसा वो मिड पॉइंट के पहले होगा वैसा ही मिड पॉइंट के बाद। ठीक है, मैं बात करूं इस मार्कर की, क्या ये यूनिफॉर्म फिगर है? नॉन यूनिफॉर्म। पीछे मोटा है, आगे पतला है, नॉन यूनिफॉर्म। इसको मैं बैलेंस करूं तो क्या ये मिड पॉइंट पे बैलेंस होगा? नहीं। इसका बैलेंसिंग पॉइंट मिड पॉइंट से थोड़ा बहुत अलग होगा। ठीक, यहां बैलेंस हुआ ये। जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म हो और उसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच ना हो, तब बैलेंसिंग कंडीशन में राइट हैंड साइड का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते। जैसे एक सीसॉ है, उस सीसॉ पे एक साइड 50 किलो का आदमी है, एक साइड 40 किलो। क्या वो सीसॉ बैलेंस हो पाएगा? तो आंसर है हाँ, हो पाएगा। कब बैलेंस हो पाएगा? जब उन दोनों में से कोई एक आगे या पीछे खिसके। उससे क्या होगा? आगे पीछे खिसकने से डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। जैसे ही वो सीसॉ बैलेंस होगा तो उस समय राइट हैंड साइड का फोर्स इनटू डिस्टेंस और लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स इनटू डिस्टेंस कैसे होंगे? बराबर, इक्वल होंगे। नहीं समझे अभी ये बात को? किसी भी बॉडी के बैलेंसिंग के लिए दोनों साइड मास का इक्वल होना जरूरी है, या दोनों साइड फोर्स इनटू डिस्टेंस का इक्वल होना जरूरी है? फोर्स इनटू डिस्टेंस का होना जरूरी। जैसे ये है, इसके एक साइड वेट ज्यादा है, एक साइड वेट कम है, फिर भी ये बैलेंस होगा। क्यों बैलेंस हो गया ये? क्योंकि जिस पॉइंट पे ये बैलेंस होगा वहां से लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स इनटू डिस्टेंस और वहां से राइट हैंड साइड का फोर्स इनटू डिस्टेंस कैसे है? इक्वल। अब बात समझ में आई अच्छे से? न्यूमेरिकल देखिए क्या कहा गया। आकार ऑफ वेट 1800 kg। केवल सुनिए न्यूमेरिकल, अभी नोट्स में मत देखिए। आकार ऑफ वेट 1800 kg। देखिए बेटा, ये रही एक कार। कार का वेट कितना है? 1800 kg। एंड डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट व्हील एंड बैक व्हील इज 1.8 मीटर। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 1.8 मीटर।
एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब वो पॉइंट जहां ये बैलेंस है कार, its center of gravity is 1.05 meter behind the front wheel. फ्रंट व्हील से कितने पीछे आओ? 1.05 मीटर। तब आपको क्या मिला यहां कहीं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, इतना आपकी समझ में आया? तो दूसरी साइड से कितना बचा सेंटर ऑफ ग्रेविटी? 1.8 में से 1.05 कम कर दो, 0 पॉइंट, ठीक है, सॉरी 0.75। इतना आपकी समझ में आया नहीं आया? तो ये पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहां क्या लगेगा? कार का पूरा वेट एम। ये बात समझ में आई? कार का पूरा वेट कहां लगता है? जहां उसकी क्या हो? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कार के अगले टायर जमीन पर रखे हैं, तो एक्शन फोर्स नीचे, उनका रिएक्शन फोर्स ऊपर। पीछे वाले टायर जमीन पर रखे हैं, एक्शन नीचे, तो रिएक्शन फोर्स ऊपर। इतना आपकी समझ में आया? बताइए, आपसे क्या पूछा गया? फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच व्हील ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर कितना फोर्स लग रहा? व्हील ग्राउंड पर कितना फोर्स लगा रहे? तो जितना व्हील एक्शन करेंगे उतना ही क्या मिलेगी? रिएक्शन। तो हमें क्या निकालना है? R1 और। क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? फिर समझ लीजिए एक बार। यहां तक समझ में आया आपको? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या काम करता है? बॉडी का पूरा वेट। अब कार के दो टायर आगे हैं, दो टायर पीछे। ये टायर्स जमीन पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आगे के टायर जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा? ऊपर। पीछे के टायर भी जितना फोर्स नीचे लगाएंगे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन कहां मिलेगा? ऊपर। मतलब हमें क्या निकालना है? उतना ही क्या होगा? एक्शन। ठीक। क्यों हमने R1 R2 बनाया? क्यों हमने नीचे वाले फोर्स नहीं बनाए? वो समझिए। क्यों हम रिएक्शन की हेल्प से एक्शन निकाल रहे हैं? वो समझिए। बेटा बैलेंसिंग कंडीशन में R1 इंटू 1.05 किसके बराबर होगा? R2 इंटू 0.75। इज इट क्लियर? अभी यही चीज समझाई थी मैंने आपको। 1.05 के पॉइंट से 0.75 का पॉइंट कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 3 7 जा। तो कुल मिला के R1 आ गया 5R2/7। संभाल के रख लिया। अब सुनिए क्यों मैंने R1 R2 बनाई। बेटा बैलेंसिंग पोजीशन में जितना फोर्स अपवर्ड लगता है उतना ही फोर्स डाउनवर्ड। जैसे मैं फर्श पे खड़ा हूं तो मैं जितना फोर्स नीचे लगाऊंगा उतना ही फोर्स ऊपर लगेगा। तो R1 प्लस R2 टोटल अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होने चाहिए? mg होना चाहिए। तो R1
प्लस R2 किसके बराबर है? mg। अगर मैं नीचे ही बनाता बाकी फोर्स दोनों, तो क्या ये लाइन आ पाती? नहीं आती। ये लाइन नहीं आती तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता। आप यहां तक करते, इसके आगे कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तो R1 प्लस R2 इक्वल है mg। R1 की जगह प्लस R2, m कितना था? 1600। g की वैल्यू 1800। g की वैल्यू 10 ले ले। 9.8 क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हम 10 ले रहे हैं, उससे क्वेश्चन इजी होगा। अब जल्दी से एलसीएम लेके R2 निकाल के बताओ क्या आ रहा है। बताइए भाई। कोई नहीं कर पाया अभी तक। 12R2/7 18000। मल्टीप्लाई करूं, डबल जी, ये आ गया R2। R1 कैसे आएगा? R1 इज 5R2/7। 5/7। R2 की वैल्यू 10500। 7500 न्यूटन। क्लियर है क्वेश्चन? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड गिवन है। नॉन यूनिफॉर्म रॉड, इस तरह की नॉन यूनिफॉर्म रॉड, एक जगह मोटी एक जगह पतली। इसमें आपको क्या क्या गिवन है? यहां है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां लग रहा है वेट mg। एक साइड से डिस्टेंस गिवन है d। पूरी रॉड की लेंथ है 2 मीटर।
बेटा पूरी रॉड की लेंथ है 2 मीटर, तो ये पोर्शन कितना बचा? 2 माइनस डी। यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया? नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये रही, जहां पे क्या लग रहा है उसका पूरा वेट। ये डिस्टेंस आपको गिवन है कि एक साइड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितनी दूर है, डी, तो दूसरी साइड से कितनी बची, 2 माइनस डी। अब सुनिए, इस रॉड को एक साइड रोप से हैंग किया गया है 60 डिग्री के एंगल से। एक साइड से हैंग किया गया है 60 डिग्री के एंगल से। इस रोप में टेंशन फोर्स है T2। इसी रॉड को दूसरी साइड से हैंग किया गया है दूसरी रोप से। कितने डिग्री के एंगल से? 30। इसमें टेंशन फोर्स है T1। आपसे कहा गया कैलकुलेट द डिस्टेंस D फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये आपको निकालना है। क्वेश्चन क्लियर, समझ में आया आपको? अब मुझे ये बताइए, T1 और T2 को क्या हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं? और क्यों करें? क्यों करें हम? क्योंकि हमें मालूम है बैलेंसिंग के लिए हमें क्या चाहिए, अपवर्ड फोर्स। ये T1 तिरछे में लग रहा है, T2 भी तिरछे में। अपवर्ड फोर्स कैसे आएगा देखना, ये 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, T1 cos 30, और ये वाला T1 sin 30। इतना आपकी समझ में आया? टेंशन फोर्स ये दो कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक वर्टिकल फोर्स। ऐसे ही T2 के दो कंपोनेंट होंगे। ये एंगल कितना, 60, तो T2 cos 60 और T2 sin 60। ये हॉरिजॉन्टल फोर्स और ये वर्टिकल फोर्स। क्या फायदा हुआ ऐसा करने से? अब मैं आपसे कहूं, बताओ बेटा बैलेंसिंग के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या लोगे? तो फोर्स इंटू में डिस्टेंस इक्वल फोर्स इंटू में डिस्टेंस। ये क्लियर? क्या लिखूंगा, T1 cos 30 इंटू डी इक्वल किसके, T2 cos 60 इंटू में 2 माइनस डी। इतना आया। cos 30 की वैल्यू इंटू डी, cos 60 की वैल्यू इंटू 2 माइनस डी। क्या कैंसिल हुआ, 2 से 2, तो कुल मिला के T1 इंटू डी बराबर आ गया T2 इंटू, इसे दे दी इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है, √3 T1 × D इक्वल T2 2 माइनस D। अब ये D कब तक नहीं आएगा? जब तक हमें T1 और T2 ना पता, इसलिए इसे हमने दे दी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? यहां तक क्लियर है? नोट कर लीजिए पहले यहां तक। बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब मुझे ये बताइए, ये रॉड बैलेंस है, तो T1 cos 30 प्लस T2 cos 60 किसके बराबर होना चाहिए? अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? mg। बट ऐसा करने से हमें कोई फायदा होगा? देखो, T1 cos 60 cos 30 मतलब T1 √3/2 प्लस T2 1/2 इक्वल में mg। m तो मालूम ही नहीं, तो ऐसा करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, दूसरे पक्ष पे जाते हैं। ये रॉड बैलेंस है। अभी ऐसे कौन से फोर्स है जिनको हमने यूज नहीं किया? ये भी तो बैलेंस होंगे ना। रॉड इस साइड भाग रही ना इस साइड भाग रही, मतलब T1 sin 30 ने किसे बैलेंस कर रखा? इससे अपना काम हो जाएगा। कैसे? देखो, sin 30 की वैल्यू हाफ, cos sin 60 की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, तो T1 इक्वल किसके आ गया? T1 इज इक्वल T2 √3। कहां रखेंगे ये वैल्यू? अब हम रखिए। तो इस T1 की जगह T2 √3 इंटू में D
इक्वल में T2 2 माइनस डी, T2 से T2 हो गया कैंसिल, 3D इक्वल टू माइनस डी, 4D इक्वल टू, तो D इक्वल 1/2 मीटर। समझ में आया? तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फर्स्ट एंड से कितनी दूर है? 0.5 मीटर। तो दूसरे एंड से कितनी होगी? 1.5 मीटर।